पिछले हफ्ते इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को जिस तरह पाकिस्तान में जलाओ घेराव हुआ, उससे यूं लगा कि इमरान खान अब पाकिस्तान के अंदर न्यू इस्टेब्लिशमेंट है। यूं लगा कि पाकिस्तान आर्मी की रिड टूट गई है और पाकिस्तान आर्मी की जो वाज़े दिखने वाली जो डिवीज़न है वो बहुत नुमायां हो चुकी थी और लगता था कि इमरान खान का ग्रुप हावी आ गया है। लेकिन अब दूसरा ग्रुप इमरान खान और उनकी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब इमरान खान की पार्टी के लोग उनको छोड़ रहे हैं और इमरान खान का अभी अभी बयान आया, उन्होंने ये कहा कि लोग दबाव में आके पार्टी तो छोड़ देंगे मगर मेरी पार्टी का टिकट जीतेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान की आर्मी के अंदर और दीगर इदारों के अंदर अभी भी उसी तरह की सपोर्ट हासिल है या अभी भी किसी तरह की सपोर्ट हासिल है, ये एक सवाल है। और सोशल मीडिया पे क्या बहस छिड़ रही है और भारत में बैठे हुए जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर धीरज शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं और आप IIM रोहतक के डायरेक्टर हैं, बहुत ही बढ़िया स्कॉलर हैं और हमारे टैग टीवी पे मुसलसल आते रहते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं रोहतक से। जी सर, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपका स्वागत। और आपकी बहुत गहरी नज़र है, वैसे भी पाकिस्तान आपसे बहुत दूर तो है नहीं, चंद घंटों की ड्राइव है। अब पता नहीं कि पाकिस्तान का जो हाल अब हो रहा है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने कभी हमारा हाल ऐसा नहीं किया, कभी भारत ने ऐसा हाल किया भी नहीं, पाकिस्तान ने ही वहाँ पे जंगें इम्पोज की और हारे। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन सर आपको कैसी नज़र आ रही है? देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन इज वेरी वेरी प्रिकेरियस। आप देखिए कि इट्स गॉट न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट, जैसे भी है जो भी है, न्यूक्लियर वेपन्स का आर्सेनल तो उन्होंने बना रखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के हालात आहिस्ता आहिस्ता पैदा होते जा रहे हैं, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा? अगर कोर कमांडर इज सपोज्ड टू बी द कटिंग एज इन द सेंस के इट्स अ फील्ड एस्टैब्लिशमेंट, और कोर कमांडर के घर को मतलब अगर ऐसे लोग उस पे काबिज हो सकते हैं और उसके बाद जो जो तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में दिखाई जा रही हैं, अल जजीरा ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री की है, BBC ने इसके ऊपर किया है, CNBC CNN सब इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी वेरी स्केरी एक्चुअली। I really sympathize with the common poor people कि वो लोग कैसे इस सिचुएशन से गुजर बसर कर रहे होंगे। पर जहां तक मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली इस चीज को सोशल मीडिया पहले नहीं था, लोगों ने इतनी अच्छी क्लोज साइट से इसको देखा नहीं होगा पहले जो सिचुएशन उभरती थी। अब the world has got the eyes, everywhere you can see whatever is happening in a real time basis sometimes, so it has become more challenging, but मैं हर बार इसको रिलेट करता हूँ जब भी आपसे बात होती है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से। आज मैं एक बार बैठा जनरली एनालिसिस कर रहा था, तो 76 सालों में तकरीबन मेरे ख्याल से 18-20 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। हालांकि द टोटल टाइम जो भी प्राइम मिनिस्टर्स ने बिताया है ओवरऑल, दैट इज इवन इफ अगर हम कहें दोस प्राइम मिनिस्टर्स ऑल्दो ऑल ऑफ देम वर ईदर सपोर्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द आर्म्ड फोर्सेस, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी आर्मी, अगर हम उसको एक बार दरकिनार कर भी दें तब भी 76 सालों में से तकरीबन 45-50 साल तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्टली दी। अब विच मीन्स बचे हुए जो 30 साल हैं उसमें भी अगर 18 प्राइम मिनिस्टर 17-18 बार प्राइम मिनिस्टर बदल जाए, that itself is a demonstrable evidence of instability and inherent instability in the country. मैं तो देख रहा था कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो तो 13 दिन रहे थे सिर्फ, और एक कोई 54 दिन रहे थे। और अगर हम 7-8 प्राइम मिनिस्टर्स को देख लें तो उनमें से तो एक भी बंदा, स्टार्टिंग विद लियाकत अली खान के असैसिनेशन, उसके बाद डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, फिर डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, फिर डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, कंटिन्यूड डिसमिसल्स। एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जो सिविल इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से डिस्क्रेडिट किया गया उस टाइम पे, वो आज तक हम उभर नहीं पाए हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जो व्यूअर सुनना चाहेंगे, बोगरा साहब, आई थिंक ही वाज ईदर 3rd और 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो बाद में एम्बेसडर रहे हैं एक देश में।
तो आई मीन जस्ट इमेजिन कि एक प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद एक आदमी को आपने फिर उसको एम्बेसडर लगा दिया है. So this can only happen in Pakistan, by the way. It cannot happen anywhere else. So I'm not surprised at the state of affairs because there is a complete breakdown of institutions. And one institution which had really sort of stayed somewhat stable, and that was the Pakistan Army, appears to be in shambles today. जी, आपने कहा कि पाकिस्तान आर्मी अभी तक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन लग रहा था कि शायद यही एक पावरफुल और इंटैक्ट इंस्टीट्यूशन है, मगर हमने इमरान खान के रेटरिक के सामने इसको भी बहते देखा और उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने आर्मी के अंदर भी, इदारों के अंदर भी डिविजन्स कर दी. और फ्रैंकली इमरान खान ने ही डिवीजन नहीं की, ये एक इंटरनेशनल भी एक फाइट है, बैटलफील्ड है. तो आप अब क्या देखते हैं कि क्या अब आर्मी अपनी रिट को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की दोबारा कोशिश कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है? लगता है कि आर्मी का इंस्टीट्यूशन विल कम बैक और वो भी अब ख़त्म हो जाएगा? Without a doubt, the Pakistani army will make a comeback. Within the Pakistan, they have a grip on their entire, I would say, infrastructure. मैं जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ. पाकिस्तान के दो बड़े डैम हैं, जहाँ से इनको बिजली पैदा होती है. दे कम अंडर वापदा, which is the वाटर एंड पावर ऐसे कोई बोर्ड है इनका, जिसको डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, वापदा. Which is responsible for power generation distribution in Pakistan. That establishment itself is under the army. तो अभी कुछ दिन पहले जब बिलावल भुट्टो साहब एक अपनी तकरीब कर रहे थे और उसमें बिजली चली जाती है, जस्ट इमेजिन द सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर की एक तकरीब में लाइट चली जाती है और वो खुद कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोड शेडिंग पाकिस्तान में. आई डोंट बिलीव इट्स लोड शेडिंग. आई मीन दे हैव द wherewithal. तो आपका सवाल ये था कि विल पाकिस्तानी आर्मी reinforce its writ? Yes, it will do its best to do it, and they will have to do it because there is no way out. इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है. Let me bring the viewers in some information on what is called military incorporate. इसके ऊपर ना आयशा सिद्दीका नाम की एक स्कॉलर हैं, उन्होंने 2007 या 8 में किताब लिखी थी और लोग जो ज्यादा इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं वो उनकी किताब पढ़ें. शी इज अ पाकिस्तानी वुमन who had the courage to write this book, and this book illustrates the stranglehold of Pakistani army on Pakistani society. तो मैं कुछ उसमें से आपको देखिए, उसमें there are 3-4 जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फौजी फाउंडेशन इज वन ऑफ देम. दे कॉल इट फौजी फाउंडेशन. इस फाउंडेशंस को रन करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स उसमें से निकाले हैं उसके बाद मैंने आज उसको corroborate करने की कोशिश की. तकरीबन almost I would say close to 40% of the people who are heading those institutions, top में जो head कर रहे हैं, they are all retired army generals. Many of them, in addition to these 40%, are serving army officers at various levels. अब ये बड़ा scary phenomena है, क्योंकि फौजी फाउंडेशन की अगर आप उसको देखें तो उसके इंटरेस्ट इसमें है. वो एक आपके जो ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर, आप फर्टिलाइजर से लेकर, गैस से लेकर, उसके बाद रियल एस्टेट से लेकर हर चीज में उनका कंट्रोल. उसके बाद एक अस्करी नाम से एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहते हैं अस्करी सिक्योरिटी, अस्करी फार्म्स, अस्करी शुगर मिल, अस्करी प्रोसेसिंग प्लांट्स, अस्करी हाउसिंग, अस्करी मेडिकल सर्विसेज, फूड, अस्करी फार्मा, बाहरिया एक और ऑर्गेनाइजेशन है, रियल एस्टेट. अब आप देखें कि when you have control over medicine, you have control over electricity, you have control over water, you have control over gas, you have control over bank, insurance, housing, it is going to be very, very difficult for a person like Imran Khan to do anything. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी के रीजंस क्या है, या why is he able to prevail? One, I think he's caught up on the game of social media well in advance compared to the Pakistani army and other establishments. He has presence in UK, he has a connect with the NRIs, and they are able to capitalize and create a stronger narrative for him. That's number one. Number two, Pakistani log jo hain, because of the democratization of media,
through the ubiquity of internet, हर जगह पे इंटरनेट मौजूद है, लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, लोग इन स्मार्टफोन से कहीं ना कहीं से हॉटस्पॉट से डेटा वेटा लेकर लोग पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन आ जाती है, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन दोनों आती है, पर people become aware. So what is happening right now is a pant of exasperation of the Pakistani population who has suffered for year after year after year. ये उनका पैंट ऑफ एग्जास्परेशन है. इमरान खान सिर्फ आगे एक मुखौटा है उसके. उनको लगता है कि ये हमें शायद दरकिनार कर जाएंगे, ये हमारे मसाया हैं या ये हमारे लीडर हैं. He will not be able to deliver anything. उनको 3.5 साल थे, उन्होंने क्या डिलीवर किया आप ये बताएं. During the 3.5 years that he was the prime minister, the inflation rate in Pakistan skyrocketed. His spending on education and health hit the rock bottom. He introduced some schemes on which he could not deliver. आटा स्कैम से लेकर शुगर स्कैम से लेकर हर चीज वहां पर हुई है. And when confronted with the most difficult situation of managing the finances to comply with the IMF requirements, Imran Khan साहब ने क्या किया? He increased the defense budget by giving 15% increment to the defense forces. आज वो फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं. 2021 में उन्होंने 15% इंक्रीमेंट दिया है फौजियों को और उनके बजट को बढ़ाया है. एंड टुडे ही सेज के यहाँ पर करप्शन है और यहाँ पर ओवरफेड आर्मी है एंड दे आर आउट ऑफ कंट्रोल. यहाँ के जो जर्नल है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. Somebody has been circulating a WhatsApp video of his speeches, numerous speeches in which he had praised the erstwhile chief of the army staff, General Bajwa. तारीफ कर रहे थे उनकी. So if I look at this situation, that there is a pent of exasperation, there is a huge social media campaign which probably presents a very winning sort of a situation for Imran Khan and his party, but it is not likely that it will happen in this manner, because the Pakistan's establishment, the Pakistani army is not just an army. It's an incorporation. It's a corporate entity. They can control, if they decide, everything that a typical Pakistani requires. अब बलूचिस्तान को देख लीजिए जी, वहां पर गैस रिजर्व्स हैं, सुई गैस रिजर्व्स. अगर आप उसको स्टडी करना शुरू कर दें तो अभी उन्होंने कोई ट्रीटी की थी कोई 8-10 साल पहले, उन्होंने वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साथ है, एंड दे हैव अ ट्रीटी दैट वो लीज कर दिया उन्होंने. लीज इसलिए कर दिया कि उनसे ऑपरेट नहीं होगा, वो ऑपरेट करेंगे तो बॉम्बिंग होगी वहां पर. ऑलरेडी इफ यू रिमेंबर वन ऑफ देयर so-called old ancient historical lineage वाले leaders, नवाब बुख्ती, उनको तो बॉम्बिंग करके वो अपनी गार में एक केव में he died, and he was one of their most important leaders of Balochistan. वहां पर जो गैस रिजर्व्स हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की और किसी प्रोविंस में इतने गैस रिजर्व्स हैं जितने गैस रिजर्व्स बलूचिस्तान में हैं. उनको क्या शेयर मिलता है उस गैस रिजर्व्स का? There was an agreement that 40% of the gas reserves की जो अर्निंग होगी वो बलूचिस्तान में इन्वेस्ट की जाएगी, बलूची गवर्नमेंट को वापस दी जाएगी, पर वो तो दी नहीं गई. So therefore, I don't believe that there are any rioting happening in Balochistan. Is there rioting happening in Gilgit-Baltistan या Pakistan-controlled Kashmir? No. Is there any developments happening in northwestern frontier provinces जिसको आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां पर? No. Very limited sort of things happening in Sindh. More so everything is around the region of Lahore and to a certain extent in Islamabad. I don't even know of major developments in Faisalabad. हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो वेरीफाई करते रहते हैं इन सब चीजों को कि फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, जो कि बड़े शहर हैं आसपास लाहौर के, वहां पर भी इतनी डेवलपमेंट. So to answer your question, the Pakistan army will attempt and do its best to maintain its grip over the lives of Pakistanis. It's going to be an uphill battle for any leader who will confront this, not just Imran Khan, who I believe is really just reeling over his popularity of being a great cricketer, because his political accomplishments are not really
anything to be spoken of. जी, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान आर्मी अपनी रेट को कायम रखने की पूरी कोशिश करेगी। सवाल मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ यूँ भी है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर की डिवीज़न पाकिस्तान आर्मी के वो इस पर मुतासर कर रही हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान के अंदर कोई बाहर से थ्रेट नहीं हो सकता। इमरान खान खुद आज भी मैं ये दावे से प्रोफेसर साहब कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के पपेट हैं, मगर वो पपेट हैं उस ग्रुप के जो इस वक्त की आर्मी लीडरशिप के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना ये है कि आर्मी की जो इस वक्त की लीडरशिप का ग्रुप है, क्या वो आर्मी पर कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? लगता है कि कंट्रोल कर पाएगा, और 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उससे उनको मदद मिलेगी। इसीलिए इमरान खान अब ये कह रहा है कि भाई इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाई जाएं। अगरचे इमरान खान तो इतना हॉलो एंड शैलो आदमी है कि वो उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो क्या बातें कर रहा होता है। एक लम्हे वो कुछ बोलता है, दूसरे लम्हे वो कुछ बोलता है, मगर वो अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठा रहा है। और आर्मी के अंदर जो प्रोफेसर उसके सपोर्टर मौजूद हैं, वो भी इमरान खान की इस वक्त की जो पॉपुलैरिटी है, आपको पता पॉपुलैरिटी कोई हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, आज है कल नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है। तो इस सारी सूरत हाल में जी भारत में बैठे आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसमें पॉपुलैरिटी का अगर एग्जांपल दिखाऊं तो मैं तो पढ़ता रहता हूं इन सब चीजों में, मेरा शौक भी है और प्रोफेसर हूं, तो प्रोफेसर को वैसे ही पढ़ते रहना चाहिए। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन दैट पाकिस्तान हैज एवर विटनेस्ड इन इट्स हिस्ट्री वाज मिस्टर भुट्टो। आप मेरी बात मानेंगे, और दुनिया जानती है कि उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक मेरे ख्याल से उनकी जो सीटें थी वो जो बांग्लादेशी जो उनके कंटेस्टेंट थे अपने मुजीबुर रहमान साहब, उनसे मेरे ख्याल से वो 50-60 सीटें कम थी उनकी। Yet because he had the support of the people in the western Pakistan of that point in time, particularly in Sindh and even in Punjab, वो इतने पॉपुलर थे। पर तार साहब उनका नतीजा क्या निकला, जिसे आप कहते हैं कि उनकी फेम के नतायज क्या हैं? उनके फेम के नतायज ये हैं कि उनको अपने ही जनरल ने डेथ सेंटेंस उनको कोर्ट ने दिया, अपने ही जनरल ने उनको रिलीफ नहीं दिया, एंड ही वाज हैंग्ड and nothing could be done. The world, many people, it is believed, and many writers have written about it, that many people talked about giving him some reprieve in this situation, कि उनको कुछ राहत मिले, कि उनको कम्यूट कर दी जाए सेंटेंस, वहां से निकाल दिया जाए। That did not happen. So popularity, जैसे आप कह रहे थे ना, popularity बड़ी फिकल चीज है। ये आज 3-4 साल आप पॉपुलर रह लेते हैं। See, मुझे as a person who deals with or reads and writes about strategy and strategic affairs now, the political contribution of a person, the ability to take people along, is something that I think is more relevant than just popularity. आज की डेट में can Imran Khan pick up the phone and get the phone picked up? उन्होंने तो अपने हाउस में खुद बोला था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे हैं जब वो बालाकोट हुआ था, and he is not answering my phone. But the question is not he is not answering your phone. Why is he not answering your phone? At the same time, I am not complimenting the government of Nawaz Sharif, but at least Nawaz Sharif had the acumen that he was able to convince the Indian Prime Minister to come to one of his weddings. जो भी है जैसा भी है, he had that ability to talk. और ultimately ताहिर साहब जो बातें हैं ना, वो टेबल पे ही खत्म होती हैं। Let me give your viewers a very de-linked information. The viewers should know कि आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है। They are at war, और दुनिया उसको कह रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना बन जाए। But at the same time, the Deputy Defense Minister of Russia and Deputy Defense Minister of Ukraine have recently met in Istanbul in Turkey in the presence of the the Defense Minister of Turkey along with the UN people to come to an agreement to extend the grain treaty. आप सोचिए कि
यूक्रेन को अपने वहां से कोई 30-40 मिलियन टन ग्रेन जो है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा वो, दे हैव टू सेंड इट थ्रू दैट ब्लैक सी रूट टू अदर प्लेसेस। अगर वो ट्रीटी जो खत्म हो रही है, कल खत्म हो जाएगी वो, अगर उसको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो 30 मिलियन 40 मिलियन टन वीट बर्बाद हो जाएगी। तो आप सोचिए कि यहाँ बम चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, वेपन्स चल रहे हैं, मिलिट्री चल रहे हैं, एंड येट यू आर कमिंग टू द टेबल, यू हैव टू टॉक। एंड इफ the prime minister, the ex-prime minister of Pakistan, Imran Khan, did not have the ability to talk to people, तो बहुत ही बड़ा एक डेफिशिएंसी हो गई, बहुत बड़ी डेफिशिएंसी। जी, आपने पीछे इस बात का भी जिक्र किया, आयशा सदीका की किताब का जिक्र किया, और आपने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री हर चीज़ पर हावी है, चाहे वो सीरियल बनाने की फैक्ट्रियां हों, चाहे वो सीमेंट बनाने की फैक्ट्रियां हों, फौजी फाउंडेशन के नाम से जिनको जाना जाता है, चाहे वो हत्ता के पाकिस्तान के टीवी ड्रामे हों, पाकिस्तान के फिल्मी गीत हों, पाकिस्तान के कौमी तराने हों, उन तक में उनकी इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट है। उसकी वजह अल्फा चार्ली ब्रावो नामक, अल्फा ब्रावो चार्ली एक बहुत बड़ा एक सीरियल चला है, उसके ऊपर लिख के आता है इट इज फंडेड बाय डीजीआईएसपी। जी, बहुत सारे 50 ड्रामे हैं जो डीजीआईएसपी फंड करता है या उसे सपोर्ट करता है, उसके ऊपर लिख के आता है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि वहां तो ड्रामे में आपको किस तरह से हाथ उठाना है, वो उसमें भी डिटर्मिनेशन बाय मिलिट्री पर्सन इज देयर। तो जीतना कौन है, जीतेगा कौन, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। तो इस सारी सूरत हाल में अवाम का धीरज भाई ये भी तो एक है ना क्वेश्चन, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है दूसरे इदारों पे। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो कुछ करेगी वो ठीक होगा, और ये पहली बार हुआ है कि इमरान खान के रेटरिक की वजह से, और इमरान खान चूंकि आर्मी के जितना करीब रहा है, जितना लाडला अभी भी है, मैं ये दावे से कह रहा हूँ, वो तो अपनी हरकतों की वजह से अब आर्मी के लिए मुश्किल हो रही है, जो उसके हामी है आर्मी के अंदर कि अब वो क्या करें, ख़ासतौर पर 9 मई के बाद। लेकिन फिर भी उसके हक में चलेगी एक फ़ज़ा। इस सारी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि इमरान खान, मेरा नहीं ख्याल डट पाएंगे, मगर आप कैसे देखते हैं? इसलिए कि इमरान खान डटने वाली हस्ती ही नहीं है, उनमें ये वो स्पिरिट ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से डटे हुए हैं और अपने हामियों की वजह से डटे हुए हैं। I was just surprised that today in his speech he carried a piece of paper which showed some polling numbers के how 70% of those polled are they love him. अगर आपको ये कागज लाकर लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि भाई आई एम वेरी पॉपुलर, आई एम वेरी पॉपुलर, आई एम वेरी पॉपुलर, दिस इज अ वेरी वेरी, जिसे कहते हैं वेरी एक्सट्रीमली मायोपिक एंड वेरी वेरी जुवेनाइल, इफ आई मे से, ये बचकाना इसको हम चीज कहेंगे। इट वन हैज टू अंडरस्टैंड समथिंग कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई इज मिलिट्री नॉट टेकिंग। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो, और आपके व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए इसका जेनेसिस क्या है। इसका जेनेसिस ये है जी, ये कैरी लूगर एक्ट इज द जेनेसिस ऑफ दिस। जब कैरी लूगर एक्ट अमेरिका ने पास किया था तो उन्होंने ये कहा था कि जो नॉन डेमोक्रेटिक जगहें हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनको फंडिंग सपोर्ट नहीं मिल सकती अमेरिका से या अमेरिकन एजेंसी से या IMF से और एनी अदर वर्ल्ड एजेंसीज। Democracy and democratic setup is essential. That is why after Kerry Lugar Act's passing, Pakistan military had to have एक मखौटा, एक पपेट, चाहे जैसी भी सरकार हो, उनको आगे लानी पड़ी। तो they brought in, पहले वो अपनी जो हमारे PPP को ले आए, फिर वो मुस्लिम लीग नून को ले आए, फिर वो उनको वहां से जब थोड़ा रिवोल्ट मिला तो उन्होंने एक पाकिस्तान में एक नई, इन्होंने कहा इसको नर्चर करते हैं। So from a strategic standpoint, they created an alternative which is of use to them. For the military, it's a very useful thing कि आप अपने लिए alternative रखते हो, ये बंदा करता है तो इसको यूज कर लें, ये करता है तो ये। But at the same time, Kerry Lugar Act has empowered the political parties of Pakistan to negotiate with the army. अब क्या है, all of them will reach out to the army and they'll have to get something. पहले तो ये होता था ना कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया and you are grateful that you have been given an opportunity to become the prime minister and to
to be there. Today, that sense of gratitude will not come. Now they will all, probably the right word would be, exact their own pound of flesh. वो अपना वो एक हिस्सा लेंगे. और आपने कभी अपने जीवन में ताहिर भाई इमेजिन किया था कि पीपीपी और मुस्लिम लीग नून एक साथ आके सरकार बनाएंगे? I mean, they were, I remember way back in 87, 88, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, she won the election and she came back. उनको मेरे ख्याल से मुश्किल से 1.5 या पौने 2 साल उन्होंने रहने दिया था, सरकार गिरा दी थी. जी, 2-2.5 साल. हाँ जी. नहीं, एक साल 9 महीने. मैं एग्जैक्ट नंबर दूंगा. 1 साल 9 महीने. उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, वो 2 साल 9 महीने रहे. राइट. उसके बाद 93 में भुट्टो जी दोबारा आ गए और 96 तक वो रही. फिर नवाज शरीफ साहब आए और वो 98 तक रहे, और उसके बाद आपको पता ही है, फिर तो मुशर्रफ साहब ने आराम से आकर 10-11 साल रूल किया. उसके बाद कैरी लूगर एक्ट आ गया. और अगर आप उसके बाद भी देखें, व्यूअर्स को जो प्राइम मिनिस्टर्स के नाम नहीं याद होंगे, जो उस टाइम पे इतने प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं. देयर वर सो मेनी, देयर नेम, शौकत हुसैन साहब का नाम ही पता होगा लोगों को, आधे लोगों को. जी, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. सो देयर आर मेनी प्राइम मिनिस्टर्स who had come, but the genesis for all of this is the Kerry Lugar Act. जी, वो जो कैरी लूगर बिल हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से भी जाना जाता है कि उनकी भी कोशिशें थी कि ये एक अच्छा बिल पास हो. बिल्कुल जी. हुसैन हक्कानी साहब की खुद की भी बड़ी अच्छी किताबें हैं. 2-3 किताबें उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं. For those who are interested in Pakistani affairs must read some of those books, and they really bring out some of these very, very important facets. Even though the Kerry Lugar Act demanded and required certain countries to be democratic in their setup, Pakistan was one of those countries which was able to fool so-called the world in showcasing that there was democracy when there was no democracy. The country's affairs were run by the military, by the army, and they would have a prime minister to just showcase to the world. अब ये जो सिचुएशन आई है, जो अभी सिचुएशन पैदा की गई है, आई थिंक द पाकिस्तानी आर्मी हैज टू चूज बिटवीन द लेसर इविल्स. मेरे ख्याल से एक ये खुद इवैल्यूएशन कर रहे होंगे कि बिटवीन मुस्लिम लीग नून और पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पीटीआई, इसमें से किसको चूज करें, या इफ दे थिंक स्ट्रेटेजिकली तो क्या चौथा अल्टरनेटिव पैदा करें. Tahir sahab, you would be surprised to know that not many newspapers are reporting as to how many PTI supporters and PTI leaders and the parties supporting PTI have already left PTI in the last few months. Even as we speak, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि छोड़ चुके हैं. जी, और आजकल तो बड़ी तेज सूरत हाल होगी है छोड़ने की. अब तो 24 घंटों में हमें लग रहा है कि लोग जितने इम्पोर्टेंट छोड़ चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में और छोड़ते नजर आ रहे हैं. So unless Imran Khan sahab contests the election from all the constituencies of Pakistan, even if elections are called, he cannot win the election. जी, कुछ लोग तो चाहिए आपको, और लोग ही नहीं है. People are not there, and so it is going to be a very, very difficult task for them to, or nobody is talking about it, क्योंकि फोकस हम टोटली डीफोकस हो चुके हैं. What about the economy? इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है? People are not realizing कि इन्फ्लेशन जो है 42.8% पे फूड इन्फ्लेशन चल रहा है. जो रोटी आदमी 100 रुपए में खा रहा था, आज वो 142 रुपए 80 पैसे में खा रहा है. इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही. बाकी मुल्कों में जो नेबरहुड में, अगर इंडिया या बांग्लादेश या चाइना, आसपास के हमारे जो मुल्क है, यहाँ पर इन्फ्लेशन कोई 8-10% पहुंच जाए तो हाहाकार मच जाती है. बट जस्ट इमेजिन द फूड इन्फ्लेशन, एंड इट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबली डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कंट्रोल दिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड बिकॉज ये जो इदारे हैं वो सारे पाकिस्तानी मिलिट्री के कंट्रोल में हैं. मैंने आपको लिस्ट दी है कि right from the breakfast cereal, even meat processing plants, I mean सीमेंट और फर्टिलाइजर और रियल एस्टेट तो खैर एक जगह हो गई. ये सब चीजों पे भी उनका कंट्रोल है. तो I don't believe that it's going to be an easy task for any person
from the civil establishment to even think of at the present time to take over completely. भारत में दो तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त और जो भारतीय मीडिया भी बता रहा है कि अब पाकिस्तान भारत के उस तरह रेडार पे नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और ना ही को पाकिस्तान बड़ी थ्रेट समझा जाता है। एक तो ये मौक़िफ़ है कि भाई जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो हमारे ऊपर असर नहीं डालेगा, बल्कि वो तो इमरान खान को ऐसा ही समझ रहे हैं कि वो ना चाहते हुए भी भारत का पर्पस सर्व कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के ऐसे सर्कल्स भी हैं प्रोफेसर जिनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो भारत में भी नेगेटिव असरात आएंगे। अगरचे मैं पर्सनली इससे बहुत एग्री नहीं करता, लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखते हैं, या आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है जी कि इंस्टेबिलिटी ऑफ एनी काइंड इन द नेबरहुड विल हैव एन इम्पैक्ट। अब क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इम्पैक्ट तो होगा। The way the situation in Pakistan जैसे वो बन रही है, टॉप अप हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनको सीरियसली उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। सो मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ेगा, which I believe if the military intervenes and military exercises its control and comes back to the power again the way they were, फिर तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप कभी इंप्रूव हो ही नहीं सकता। अगर वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है और एज ए पपेट गवर्नमेंट आ जाती है, तब भी कोई भारत के साथ रिलेशनशिप, इट इज ओनली इफ देयर इज ए जेन्युइनली डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट व्हिच कम्स, तो इंडिया के साथ कुछ रिलेशनशिप इंप्रूव होने की संभावना है। एज फार एज Indian view is concerned, what I can gather from the media at large and from people at large in the academic institutions and thinkers, at the present time, you are right that Pakistan really is not in our radar, because why invest your time, energy into something negative when there are 10 positive things to do? Because who do you deal with at the end of the day? There has to be a mature person to deal with. All said and done, आप देखिए कि चाइना के साथ इंडिया does not have best of relations, but our trade has grown every single year with China. That is a demonstrable evidence of maturity in diplomatic relations between two countries. Although we have border dispute, we have hostilities, but the trade is growing and it is in the better interest of both the countries. It is not likely to happen with Pakistan. पाकिस्तान को अपना एक सोच बदलनी पड़ेगी, और वो सोच ऐसे बदलनी पड़ेगी, दे हैव टू डेवलप अ नॉन इंडिया सेंट्रिक सोच। आप कश्मीर सेंट्रिक, इंडिया सेंट्रिक सोच बनाएंगे तो यू आर नॉट गोइंग, दिस सिचुएशन विल अराइज, अब ठीक हो जाएगी, दो साल बाद फिर हो जाएगी। एंड जो तीसरी चीज ये है कि आई बिलीव व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल situation in terms of the neighborhood. I think Pakistan must become a federal country, यहाँ पर वो अपनी states को थोड़ा independence दे, ताकि वहाँ के लोग जो दुख तकलीफ भोग रहे हैं उनको कुछ निजात मिले from the atrocities of the central government. So that I believe could be another outcome for maybe some degree of stability. But I am not very optimistic about any of this happening. 76 years of data clearly indicates that there is no policy. जिसे कहते हैं ना, एक strategic direction होती है एक देश की, policy framework होता है, वो है नहीं. It changes with the person. As a matter of fact, many people have now started spreading a joke about the erstwhile Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan. कि आप अपनी स्टेटमेंट के नीचे एक्सपायरेशन डेट लगाया करेंगे, पता नहीं कब एक्सपायर हो जाए वो स्टेटमेंट्स। द करंट प्राइम मिनिस्टर इज इनविजिबल। आई मीन दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि ड्यूरिंग दिस एंटायर chaos there has not been, to the best of my knowledge, a state of the nation address to bring it all together. It is not there. On the contrary, the chief of the army of Pakistan has made a categorical statement that we are not going to take all this sitting down and we are going to hit back. और अब वो हिट बैक करेंगे, विच दे आर ऑलरेडी डूइंग, जिसको सोशल मीडिया में आजकल कहा जाता है सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन। वो लोग सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे हैं उनके,
People are turning around and moving into the other direction altogether. So software upgradation चल रहा है. आपने कहा सॉफ्टवेयर अपडेटिंग हो रही है पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं जो सख्त आर्मी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं इस सारी सूरत हाल में आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान में जो कुछ 9 मई को हुआ और उसके बाद अब जो कुछ रिवर्सल इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं ये अब आपको पाकिस्तान में आगे आने वाले दिनों में किस तरह चलते दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट वॉज इट्स डायस्पोरा. डायस्पोरा पाकिस्तान में पैसा भेजता था, इन्वेस्ट करता था, एंड दी पाकिस्तानी आर्मी यूज्ड टू बेनिफिट from the investments in real estate, number one. Number two, overall investments. And number three, them sending money, when they repatriate wealth, उससे देश को कुछ फायदा होता था क्योंकि देश में वैसे तो कुछ बड़ी चीजें बनती नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है नहीं, तो यही एक बहुत बड़ा उनका सरमाया था. But today, from basic interaction which I was having with some non-resident Pakistanis, and I'm also trying to do a study on non-resident Pakistanis now, trying to collect some data. It is evident that those investments at least are hampered at the present time. No Pakistani, non-resident Pakistani would be willing to invest in Pakistan in this chaotic state. That is a very big damage. Overall, the image of Pakistan and image of Pakistanis has deteriorated in the world. From the standpoint of them mocking all institutions. किसी institution पे तो उनको फेस करना ही पड़ेगा. And number three, it has severely damaged the overall impression that there was a semblance of democracy in Pakistan, जो कि है नहीं. They have made it so evident that it is all controlled by, there was a veiled democracy जिसे कहते थे कि बुर्के में छुपी हुई डेमोक्रेसी थी, पर अब वो वील्ड डेमोक्रेसी भी नहीं. एवरीबडी नोज, सब लोग जब प्राइम मिनिस्टर्स उठ के बोल रहे हैं कि वी आर कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री, सो दैट वो एक पर्दा हट गया है. दैट आई बिलीव इज द मोस्ट डैमेजिंग थिंग व्हिच हैज हैपेंड टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हु आर अब्रॉड, जो कि बाहर जाकर अपने देश पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से वो सपोर्ट भी इन्होंने काट दी है. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर धीरज शर्मा साहब आपकी बातों का, आपके एनालिसिस का, और आने वाले दिनों में जो सूरत हाल मज़ीद डेवलप होगी उस पर आपकी ओपिनियन मज़ीद लेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे IIM के डायरेक्टर, IIM रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा की, जिनकी बहुत गहरी नज़र है पाकिस्तान पर. आप एक बहुत ही सीजन्ड स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी बहुत गहरी नज़र है, और स्ट्रैटेजी और उससे रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं उसके हवाले से एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्कॉलर हैं. बातचीत इनके साथ भी होती रहेगी, और अभी थोड़ी देर में हमारा लाइव शो आरजू काज़मी साहबा के साथ भी आएगा. आज की बातचीत, इस वक्त की बातचीत धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया.